जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम लोग पेपर नंबर 3 को पुराने पेपर जितने भी है 2020 के, 19 के और 18-14 तक के जितने भी पेपर है वो सारे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो दोस्तों आज बारी है 2020 के पेपर नंबर 3 की। यहाँ पर जितने क्वेश्चंस दिख रहे हैं वो तो थोड़े से आधे क्वेश्चन हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन बड़े हैं तो मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करूँगा और वो चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा। इस पेपर का सॉल्यूशन का पर्पस क्या है, पहली बात तो ये है। तो हम लोग पहले पेपर नंबर 3 2020, 19 का जो एडिशनल मेंस हुआ 18, ऐसे करके हम पीछे तक जाएंगे 14, ताकि हम लोगों को एक बात पता चल जाए कि पीएससी की रेंज कहाँ तक है साइंस वाले पेपर में। तो आज मैंने 3 मार्कर जितने भी सारे क्वेश्चन है इस पेपर में पार्ट ए पार्ट बी नहीं होता है, पूरा पेपर एक साथ होता है। 300 का जो पेपर होता है, और आप सभी लोगों को ये बात पता होगी, मेंस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो 3-3 क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट से 3 मार्क्स वाले आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन 5 मार्क्स वाले और अपने पास एक क्वेश्चन जो है 11 मार्क्स वाला आने वाला है। तो हर एक यूनिट 30 नंबर की, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें 10 यूनिट है, 10 यूनिट को उन्होंने एक साथ डाल के रखा, इसलिए 3 मार्क्स वाले 30 क्वेश्चन होंगे। तो आज हम सारे के सारे 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से बात कर लूँ कि मैंने एक ये कैटेगरी करी है। ये तो नॉर्मल जो क्वेश्चन सीधे सीधे 1 वर्ड में थे तो मैंने लिख दिए उनको, ताकि आपको समझ में आ जाए जल्दी से, और कुछ लंबे से स्टेटमेंट वाले तो मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हुए चलूँगा। यहाँ से हम 2 कंक्लूजन निकालेंगे, एक तो सिंपल, एक मॉडरेट और एक टफ, जो किसी से नहीं बनेगा वो वाले क्वेश्चन। आर्ट्स वाले बच्चे बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं आप लोगों के साथ में खड़ा हुआ हूँ और मैं पूरा पेपर नंबर 3 आपको कंप्लीट करवाऊंगा बहुत आराम से। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते। सबसे पहले तो हम लोग बात करें, जैसे दोस्तों पहला क्वेश्चन, अगर हम लोग बात करें पहले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा उसको। 200 न्यूटन का एक बल्ब 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है। अगर आप लोगों ने मेरी बात मानी है और अगर आपके पास में पेपर है तो आप उस पेपर को साथ में रखें, क्योंकि सुनने से ज़्यादा बेटर है, आप जब उसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 200 न्यूटन का एक बल है और 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है तथा 40 न्यूटन के घर्षण बल को काबू करता है। 40 न्यूटन बल का जो है घर्षण, उसको काबू करना है। स्लेज का त्वरण बताइए, एक्सेलरेशन बताना। अब दोस्तों पहली बात तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का है, इजी तो हम इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इजी उस बच्चे के लिए है जिसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर है। साइंस वाले बैकग्राउंड बच्चों के लिए आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा टफ है, और जिन बच्चों की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम है उनके लिए मॉडरेट लेवल का आ जाएगा। तो सबसे पहले इसने बोला है कि हमारे पास क्या है, 200 न्यूटन का एक फोर्स, 200 न्यूटन का हमारे पास क्या है, बल। 200 न्यूटन का एक बल है जो 50 किलोग्राम द्रव्यमान की एक स्लेज को खींचता है। तो हमारे पास में 50 किलोग्राम क्या हो गया यहाँ पर, मास, मतलब हमारे पास क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। दूसरी बात यदि हम लोग बात करें तो 40 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स है, तो 40 न्यूटन का हमारे पास क्या हो गया, घर्षण बल हो गया। दोस्तों अब ये बात समझने वाली है, सिलेबस में लिखा हुआ है बल, और बल से ही क्वेश्चन आया, और उसने घर्षण बल भी लिखा है, तो वहाँ से ही क्वेश्चन आया, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ फिजिक्स में। अभी बात 3 क्वेश्चन शुरू के रहेंगे वो फिजिक्स के रहेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रिक्शन फोर्स एक प्रकार का नेगेटिव, नकारात्मक बल है। जब आप आगे की ओर बढ़ोगे तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, पीछे की ओर लगेगा। आप देखो, आप किसी भी पत्थर को फेंको या आप बॉल को लुढ़काने का काम करो, बॉल एक समय बाद लुढ़क जाएगी। उसके पीछे का कारण क्या है, सतह के बीच लगने वाला बल जो है, घर्षण बल, वो काम कर रहा है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो 200 न्यूटन फोर्स है और 40 न्यूटन फोर्स है। एक व्यक्ति एक स्लेज गाड़ी को खींच रहा है जिसमें 200 न्यूटन का फोर्स है और 40 न्यूटन फोर्स घर्षण लगेगा। तो ध्यान देना, जब भी कभी किसी विपरीत दिशा की बात अगर वो कर रहा है तो आप ध्यान दें, हमेशा माइनस ही होगा। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे मैथ्स का आ जाए चाहे कहीं का आ जाए, अगर वो विपरीत दिशा की बात कर रहा तो क्या होगा, माइनस होगा। विपरीत दिशा की बात कर रहा तो माइनस होगा। एक फोर्स इधर से खींच रहा है और एक फोर्स उधर की साइड लग रहा है, तो एक बात ध्यान रखें, यहाँ से अपने पास जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा कितना, 200 न्यूटन माइनस का 40 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारा कितना हो गया, 160 न्यूटन। तो नेट फोर्स हमारे पास कितना आ गया, न्यूटन 160, क्योंकि 40 न्यूटन का जो घर्षण बल है उसने उस पर काबू कर लिया, तो कुल मिला के 160 फोर्स ही लग पा रहा है। अब ध्यान दें, यहाँ से एक्सेलरेशन निकालना, तो आपको पता है फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स हमारे पास कितना हो गया, 160, मास हमारे पास कितना है, 50 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन निकालना है। तो 1 जीरो से मैंने 1 जीरो काट दिया, तो 16 बटे कितना हो गया, 5, बराबर कितना हो गया, 1। 5 को काटा तो 5 दिया 15 और 5 गुना 10। ये एक्सेलरेशन की यूनिट लगा दो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये क्वेश्चन साइंस वाले बच्चों के लिए ईजी था, और जो थोड़े बहुत जिनका दिमाग थोड़ा कम काम करता है, मेरे जैसे स्टूडेंट जो, उन लोगों के लिए मॉडरेट लेवल का था, और जो आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए थोड़ा सा कठिन था। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे पास में क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी, जो मैंने यहाँ लिख दिया, टर्मिनल वेलोसिटी, वेग। अब उसने हमारे सिलेबस में क्लियर मेंशन किया हुआ वेग, क्या क्लियर मेंशन किया वेग, और उसने पूछा क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। अब मैं आपको यहाँ से बताऊंगा कि आप और थोड़ा सा
वेग को विस्तृत पढ़ के जाएं, केवल वेग की परिभाषा ना पढ़ें। अब आपके लिए एक होमवर्क है, क्रांतिक वेग, क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रांतिक वेग। ये आपको करके कमेंट में बताना कि क्रांतिक वेग क्या होता है। पहले तो मैं आपको टर्मिनल वेलोसिटी की बात करता हूँ। उच्चतम वेग है। पहली बात तो हमने क्या बात की, कीवर्ड निकाला क्या अपने पास में जो है, किसी वस्तु का उच्चतम, किसी वस्तु का क्या है उच्चतम वेग है। तो किसी भी वस्तु का क्या होगा, उच्चतम वेग होगा। दोस्तों जब आप लूसेंट उठा के देखेंगे तो आपको ये वहाँ मिल जाएगा, लेकिन कहाँ मिलेगा, जब बर्नौली थ्योरम है वहाँ मिलेगा ये। तो थोड़ा सा आपको लूसेंट को कंपाइल करके देख लेना है कि भैया वेग कहाँ कहाँ लिखा है, वहाँ से सारे जितने भी वेग दिख रहे हैं वो सारे के सारे वेग एक जगह इकट्ठा करके लिख लो। तो अपने को ये ध्यान रखना है कि अपने पास ये क्या होता है, उच्चतम वेग होता है। जब भी किसी आप शांत द्रव की बात करते हो, शांत द्रव का मान जो होता है धीरे धीरे करके क्या होता है, उच्चतम होते जाता है। एक समय बाद वो क्या हो जाता है, ये नियत हो जाता है। इसी नियत वेग को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। तो किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ का उच्चतम वेग जो धीरे धीरे क्या करता है, शांत द्रव में बढ़ने का काम करता है। गैसों के लिए भी होता है, वो सब लंबी कहानी हम बाद में देखेंगे। 3 मार्क्स के हिसाब से लिखना क्या है, जिससे आपको कम से कम 2 तो मिल जाए एटलीस्ट, अगर आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है। और जिसको पता है तो बहुत अच्छी बात है, 3 में से 3 लेके आएगा वो, ठीक है। तो किसी भी वस्तु का उच्चतम वेग होता है, शांत द्रव में वेग जो होता है धीरे धीरे करके बढ़ता है और नियत वेग से बढ़ना स्टार्ट होता है एक समय के बाद में। तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, टर्मिनल वेलोसिटी। तो दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों, मैं सिर्फ अभी आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। अगला जो क्वेश्चन है तीसरा वाला, अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, तीसरा क्वेश्चन जो है, जब प्रकाश का पदार्थ, जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है, जब प्रकाश एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ से गुजरता है तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका मतलब उनका ये कहना है कि उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी तरंगदैर्घ्य और उसकी क्या पूछी है दोस्तों, गति। अब यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ से एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं। ये कहाँ चले गया क्वेश्चन, यहाँ नहीं लिखा ना, सॉरी, हाँ कहाँ चले गया। जब प्रकाश जो है एक पदार्थ से कहाँ जाता है, दूसरे पदार्थ में जाता है, तो उसकी आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और गति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम बात करें इसकी आवृत्ति की, उसकी तरंगदैर्घ्य की और उसकी गति की, तो सबसे पहली बात तो उसकी आवृत्ति जो है ये नहीं बदलेगी, ये नहीं बदलती है। उसने क्या बोला कि उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, और ये क्या होते हैं, ये दोनों बदलते हैं। समझना, मैं समझा रहा हूँ इसको थोड़ा सा, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन है, पहली बात तो ये क्वेश्चन आया कहाँ से, ये आपको समझना है। ये आया क्वेश्चन है अपवर्तन से। ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, अपवर्तन से। इसका मतलब ये क्वेश्चन आया रिफ्रैक्शन से। जब भी प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगी, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी, जब भी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है क्या, कि उनकी तरंगदैर्घ्य और गति जो है वो बदलेगी। ऑब्वियस सी बात है, उनकी वेवलेंथ बदलेगी और स्पीड बदलेगी। कैसे, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे फिजिक्स में। क्योंकि अभी क्या होगा, जैसे तरंगदैर्घ्य की बात कर ले, वेवलेंथ की बात कर ले, तो ये वेवलेंथ हो गई, है ये वेवलेंथ हो गई। 2 शंकु और गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तो वो डिटेल में चली जाएगी कहानी पूरी की पूरी। तो ध्यान रखना, इसकी तरंगदैर्घ्य और गति बदलेगी, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलेगी। अब इनके सबके पीछे के रीजन है जो हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अपवर्तन में। तो मैंने आपको क्वेश्चन बताया आया कहाँ से, अपवर्तन। अब ध्यान देना, परावर्तन में भी यही होता है। परावर्तन में भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं आपसे बोलूँ रिफ्लेक्शन में भी तो क्वेश्चन बन सकता है। प्रकाश का किसी चिकने परत से टकराकर वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कहते हैं। इन शॉर्ट समझा रहा हूँ, अभी डिटेल नहीं जा रहा मैं। तो आप क्या करें, परावर्तन की बात करें। तो अब आपका एक होमवर्क हो गया कि अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन करती है तब फिर क्या होगा, उनकी आवृत्ति बदलेगी, तरंगदैर्घ्य बदलेगी, गति बदलेगी। इसके ऊपर आपको काम करना है। ये बात समझ में आ गई क्या। क्वेश्चन कहाँ से आया, समझ में आया कि अपवर्तन से आया। तो अब हमको परावर्तन को भी प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है। ये वनडे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव कई बार बना है, और अगर आप लोग तैयारी करते हैं तो आपको ये पता होगा, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन बताया, सिर्फ मैं यहाँ डिटेल अभी इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, मुझे सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब हम लोग आते हैं किसके ऊपर, एक अधातु का नाम बताइए जो धातु के समान चमकीला गुण रखती है। जितनी भी सारी की सारी हमारी मेटल्स होती है, उन सबकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो सारी की सारी लश्चर होती है, चमकीली होती है। तो धातुओं में एक गुण पाया जाता है चमकीलापन। लेकिन यहाँ उसने पूछा है अधातु, अधातु, तो ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसीलिए ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अधातु जो है कौन सी हमारे पास में, नॉन मेटल जो है वो है आयोडीन। आयोडीन का जो हमारे पास में एटॉमिक नंबर कितना होता है, 53। तो क्या केवल सर आयोडीन लिखने से नंबर मिल जाएगा। एक चमकीली अधातु का नाम बताइए जो धातु के समान चमकती है, सॉरी चमकीली धातु का नाम, अधातु का नाम बताइए। तो क्या केवल आयोडीन लिखने से नंबर मिलेगा, नहीं। तो आपको लिखना है आयोडीन अधातु, फिर उसके बाद में उसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर लिख देना 53। और आयोडीन का हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, आयोडीन के जितने आइसोटोप्स होते हैं उनका हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं,
ये गोइटर रोग, घेंगा रोग में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? एसी का इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी हमको घेंगा रोग, गोइटर हो जाएगा, या गलगंड फूल जाएगा हमारा गला, तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? आयोडीन का यूज़ करेंगे। तो इतनी बातें अपने को लिख देनी। पहली बात तो 10 शब्द दिए उसने, 2 लाइनें आपके पास, आराम से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। धातु और अधातु उसने हमारे सिलेबस में क्लियर मेंशन करके रखा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अधातु के बाद में यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन, ये तो मैंने बीच बीच में से लिखे हैं दोस्तों, तो साथ साथ में जो आते जाएंगे वो क्लियर करते जाऊँगा। जो है 5वां क्वेश्चन उसने पूछा, लुईस अम्लों की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर उसने एक तो ऑप्शन में दे रखा है NH3, एक दे रखा है AiCl3, और एक दे रखा है Cl-, एक दे रखा है SnCl4। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, जिनका दिमाग थोड़ा कम काम करता है। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन, कारण उसके पीछे का थोड़ा सा डीप नॉलेज इसके लिए ज़रूरी है। तो अभी तो फिलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि लुईस अम्लों की पहचान करने की बात की है यहाँ पर, तो लुईस अम्ल हमारे पास क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। ये अपने को ध्यान रखने वाले। तो लुईस अम्ल हमारे पास क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। अब इसमें एसिड और बेस, एक तो ब्रॉन्स्टेड और लोरी की संकल्पना चलती है, एक लुईस की संकल्पना चलती है, और एक एहरनियस की संकल्पना चलती है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को हम लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। एहरनियस का कॉन्सेप्ट क्योंकि एसिड बेस हमारे सिलेबस में है, ब्रॉन्स्टेड और लोरी का कॉन्सेप्ट चलता है, और तीसरा हमारे पास में लुईस का चलता है। तो लुईस एसिड होते क्या, ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होते हैं, ये एक्सेप्शन है, ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी आप उलझ जाओगे, ज़्यादा नहीं जाएंगे। इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही मतलब जो एक्सेप्ट करते हैं किसको? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। वो जो डोनेट करते हैं वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी समझें कि ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन था। ये क्या था? डीप क्वेश्चन था। अगले पे आते हैं, अगला वाला और था पी नाइट्रोफिनॉल। अगला वाला क्वेश्चन कहाँ चले गया भाई? हाँ, कहाँ चले गया? हाँ, ये रहा। तो ये रहा, सॉरी, पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रकार बताइए। अब पहली बात तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पहले तो ये समझ लो। पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड, पी नाइट्रोफिनॉल और ओ नाइट्रोफिनॉल, पहली बात तो होता क्या है ये पता होना चाहिए। नाइट्रोफिनॉल क्या होता है? पी नाइट्रोफिनॉल तो बहुत बात की बात है, ओ नाइट्रोफिनॉल तो बहुत बात की बात है। ठीक है, तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और इसमें इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड होता है, ये अपने को ध्यान रखना है। अंतर आणविक हाइड्रोजन बंद होता है और अंतर आणविक बंद होता है। अब सर बोले यार ये सब ऊपर से जारी कहानी इतनी लंबी चौड़ी आपने बता दी हम लोगों को, बिल्कुल ऊपर से ही जाना है। ये तीसरा पेपर इतना ज़्यादा ऊपर से जाएगा बच्चों के कि उनके फेफड़े सारे बाहर आ जाएंगे और चक्कर अलग आएंगे, उनके दिमाग खराब हो जाएगा पूरा। तो इस टेंशन से बाहर निकलने का सबसे बड़ा रास्ता है लास्ट ईयर के पेपर देखना। ये कठिन क्वेश्चन है दोस्तों, तो हमको कहीं ना कहीं उसने कोवेलेंट बॉन्ड या फिर हम ये से बोले कि उसने हमको रासायनिक बंधन करके एक टॉपिक दे रखा है, तो हमको उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा, पर मैं अभी आपको डिस्कस तो कर लूँ। ये क्वेश्चन इजी नहीं था दोस्तों, ये टफ था। तो जिसमें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंद और अंतरा आणविक बंद की बात कर रहे हैं। इसमें अंतरा आणविक बंद पाया जाता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, पी वाले में और ओ वाले में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वाष्पोत्सर्जन। अब इसमें बच्चा फंसेगा हिंदी मीडियम वाला। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। इसमें हिंदी मीडियम वाला बच्चा 110% फंसेगा। डिफाइन दी ट्रांसपिरेशन, इंग्लिश में पढ़ेगा तब जाके उसको समझ में आएगी। तो वाष्पोत्सर्जन बोलेगा द्रव को भाप में बढ़ाकर उड़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना। बोलो, उत्सर्जन मतलब क्या करना है? बाहर निकालना। तो यदि मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये बात तो सही है, जब हम वाष्पीकरण की प्रक्रिया पढ़ते हैं तो द्रव को भाप बनाकर उड़ाने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अपने को पता, अच्छी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसने पूछा क्या है? ट्रांसपिरेशन। इंग्लिश में देखो उसको थोड़ा सा, तो दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, आपको पता है कि पौधों के द्वारा क्या होता है? जल ग्रहण किया जाता है। पौधों के द्वारा क्या किया जाता है? जल ग्रहण किया जाता है। तो पौधों के द्वारा जल ग्रहण किया जाता है। इसमें कई बार क्या होता है? अनावश्यक जो जल है हमारे पास में, अनावश्यक जल, उस अनावश्यक जल जब पौधों के अंदर आएगा, क्योंकि पौधों को बहुत ज़्यादा जल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर मान लो पौधों के द्वारा जल को ग्रहण किया जा रहा है तो वो जो अनावश्यक जल है उसको वाष्प के रूप में उड़ाने की क्रिया, वाष्प के रूप में उड़ाने की क्रिया क्या कहला रही है? वाष्पोत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब बाहर निकालना, एक्सक्रीशन मतलब बाहर निकालना, लेकिन यहाँ एक्सक्रीशन वर्ड यूज नहीं हुआ इंग्लिश में, ट्रांसपिरेशन। तो पौधों के द्वारा जल ग्रहण करने की विधि के दौरान अनावश्यक जल को वाष्प के जरिए उड़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ध्यान दिए, समझ में आया बात? तो अपने को ध्यान रखना है। अब ये जो क्वेश्चन था दोस्तों, ये कहाँ से था? ये क्वेश्चन आपको मिलेगा बायो से। अब हम बायो पे आ गए, केमिस्ट्री खत्म हो गया। 3-3 क्वेश्चन हर किसी के, बहुत लल्लू टाइप का क्वेश्चन, गोलू मोलू टाइप का क्वेश्चन। हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन से जो भी दिमाग में एट अ टाइम आपके फैक्ट याद आ जाता है वो लिख दिए, क्योंकि आपको लोग बोलेंगे अरे ये लिख देना था, वैसा लिख देना था, ऐसा लिख देना था। भाई मेरे अभी हमारे पास सारे के सारे फेफड़े तो बाहर आ चुके हैं, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, चक्कर आ चुका है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पहले दिमाग में याद रखें हीमोग्लोबिन क्या है। तो पहली बात को आरबीसी जो हमारी होती है, आरबीसी में पाया जाने वाला लोहयुक्त प्रोटीन है, जिसको क्या करता है, एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो आरबीसी में पाया जाता है और आयरन कंटेन करता है। तो आरबीसी में पाया जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन, लोहयुक्त प्रोटीन, इसकी वजह से आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। ये ध्यान रखना। जब आप रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ोगे तब ये आएगा, उसके बाद में जब आप श्वसन तंत्र पढ़ोगे तब भी ये आएगा कि हम जब भी O2 और CO2 को निकालने का, बाहर अंदर लेने का काम करेंगे, तब मेन काम किसका रहेगा, हीमोग्लोबिन का ही रहेगा। तो ये अंदर हमारे ब्लड सर्कुलेशन करने का भी मदद करेगा, O2 CO2 का परिवहन करने में मदद करेगा, जिसमें से मैक्सिमम टाइम पे ये O2 का परिवहन करेगा। वो सब चीज़ें हमको डिटेल में करनी। मतलब ये क्वेश्चन ईजी था, आप इसको लिख सकते थे सीधे सीधे कि भैया आरबीसी में पाया जाने वाला लोहयुक्त प्रोटीन है, आरबीसी का रंग लाल रंग इसी की वजह से होता है, एक प्रकार का पिगमेंट है, वर्णक है। आगे बढ़ते हैं, इस पर ज़्यादा इधर उधर की चर्चा नहीं करते हैं ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो बायो का ये क्वेश्चन हो गया। अगला वाला, और जो हमारे पास में वसा में घुलनशील विटामिन, मतलब हमारे सिलेबस में उसने विटामिन लिखे हैं, कार्बोहाइड्रेट लिखे हैं, सिंपल सा लिखा, पोषक पदार्थ लिखा उसने, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पोषक पदार्थ पढ़ के गए हैं और हमारा काम हो जाएगा। तो वसा में घुलनशील विटामिन हमारे पास में होता है ADE, ये सारे के सारे हमारे पास वसा में घुलनशील विटामिन है। तो क्या सर इतना सा लिख देने से नंबर मिल जाएंगे? दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन ADE तो है, लेकिन अगर आप इनके ब्रैकेट में इनके रासायनिक नाम अगर लिख देते हैं, इनके केमिकल नेम लिख देते हैं, तो बहुत सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोने पे सुहागा। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके 2 लाइन में आ जाने चाहिए, नहीं तो पता पड़ा कि आपने 3 का लिखा और अगले वाले का लिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता हो किसी किसी बच्चे की हैंडराइटिंग थोड़ी लंबी हो तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो ये दिक्कत वाला बात नहीं था। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है हमारे पास क्या होता है, B और C, ये हमारे वसा में घुल नहीं पाता। इनको सबको डिटेल में हम बाद में देखेंगे, पोषक पदार्थ वगैरह। आगे बात करते हैं। अच्छा हीमोग्लोबिन मैंने बाद में लिख दिया क्या, वसा में घुलनशील हो गया। इसके बाद में आता है कंप्यूटर पे। चलो हीमोग्लोबिन तो हो गया। कंप्यूटर अब कंप्यूटर पे आ गए। सबसे पहले फिजिक्स के 3 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के 3 क्वेश्चन, फिर बायो के 3 क्वेश्चन, और अब हमारे किस पे, कंप्यूटर के 3 क्वेश्चन पे। सबसे पहले बात करते हैं, इन्होंने दे रखा हुआ कंपाइलर क्या है। तो देखो हमारे सिलेबस में उसने लिखा हुआ है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सीधे लिखा है सिलेबस में कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। तो उसमें से कंपाइलर उसने पूछ लिया। तो कंपाइलर क्या होता है आपको पता ही है, जो हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के काम करेगा। मशीन लैंग्वेज में क्या करेगा, ये कन्वर्ट करेगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। लेकिन क्या करता है, क्या स्टेप बाय स्टेप करता है या एक साथ कर देता है? तो कंपाइलर क्या करता है, एक साथ ही करने का काम करता है। तो अब यहाँ से ध्यान रखें कि आपको सिंपल क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करना है। बोलो क्लियर होगी बात? तो ये आसान क्वेश्चन था, इंटरप्रेटर वगैरह भी आ सकता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आगे हमला जो अगला क्वेश्चन है ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है, वेब प्लस लॉग से मिलकर बना हुआ है, वेब प्लस लॉग। तो हमारे पास में ये क्या है, वेब प्लस लॉग से मिलकर बना हुआ है। पहली बात तो हमको समझ में आया कि वेब लॉग जो होता है वो क्या, ब्लॉग क्या होता है, प्री में भी आ चुका है, MPPSC में 2-3 बार। ब्लॉग का फुल फॉर्म बताइए, वेब प्लस लॉग से मिलकर बना है। एक प्रकार की क्या है, ऑनलाइन डायरी। लिखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। ये एक प्रकार की हमारे पास क्या है, ऑनलाइन डायरी। ऑनलाइन डायरी आप इसको बोल सकते हैं। कई लोग यहाँ पर आप में से हो सकता हो कि ब्लॉग का यूज़ करते होंगे। ऑनलाइन डायरी लिखते हैं जैसे, तो अपने जितने भी विचार है, जितने भी थॉट्स है, जितने भी चित्र, फोटो, जिसके भी माध्यम से आप इंटरनेट के जरिए अपने विचार क्या रखना, दूसरों के समक्ष रखना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब लॉग बोलते हैं। या फिर हम डायरेक्ट लिख दे सीधे सीधे कि वेब प्लस लॉग से मिला है, इसे ऑनलाइन डायरी के नाम से जाना जाता है, जो इंटरनेट के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए प्लेटफॉर्म देने का काम करता है। ठीक, ये बात समझ में आगे आते हैं। अगला वेब लॉग के बाद में अगले पे आते हैं। अगला है ई गवर्नेंस के चरण लिखिए। अगला हमारे पास में क्या हो जाएगा, ई गवर्नेंस के चरण लिखने के लिए। वेब लॉग के बाद में आते हैं ई गवर्नेंस के चरण। दोस्तों आपको एक बात समझ लेनी है, ये टफ क्वेश्चन है उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा समझदारी से नहीं पढ़ पाते हैं। देखो जरूरी नहीं है कि सबका दिमाग एक जैसा हो, अगर सबका दिमाग एक जैसा होता तो शायद सभी या तो प्रधानमंत्री बन के बैठे होते या कहीं ना कहीं मोदी जी से दोस्ती कर लेते जैसे अडानी लोग हैं। तो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता, तो आप इसको आप मॉडरेट लेवल में मान लो और टफ लेवल में मान सकते हैं। ई गवर्नेंस के चरण में 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन आता है, फिर एक्सचेंज की बात करता है। तो ऐसे जब आप में से कोई भी व्यक्ति अगली बार तैयारी करेगा तो ई गवर्नेंस को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। ई गवर्नेंस बहुत अच्छे से पढ़ के जाएगा। यूँ तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन ई गवर्नेंस बहुत बड़ा है, तो हम जो सिंपल सी चीज़ें वही भूल जाते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। ई गवर्नेंस के बाद में अपने पास में हाँ, ई गवर्नेंस कितना हो गया, कंपाइलर हो गया, ब्लॉग हो गया, ई गवर्नेंस हो गया। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो 1 वे कम्युनिकेशन, 2 वे कम्युनिकेशन,
फिर उसके बाद में संचार होगा, फिर उसके बाद में एकीकरण होगा, चाहे तो वो क्षैतिज एकीकरण हो जाए, चाहे वो ऊर्ध्वाधरण हो जाए, और उसके बाद में फाइनल रिजल्ट आएगा उसका। तो हम ई गवर्नेंस के बारे में भी बात करेंगे डिटेल में। अब अगली बात कर लेते हैं, अब मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, तो मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूँ। सिंपल से क्वेश्चन है, दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक क्वेश्चन बता देता हूँ, जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। प्लस क्वेश्चन मार्क दे रखा, मैं एक्स लिख देता हूँ तो दिक्कत नहीं आएगी, 2/1, और इधर दे रखा 13 सहित 2/5। देखो जिन बच्चों को मैथ्स आता है वो तो स्किप कर दें, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर 4 दूना 8 और 1 9/2, प्लस 6 3 18 और 1 19/6, प्लस 1 3 दूना 6 और 1 7/3, 13 5 65 और 2 67/5। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर के एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की, यदि हम लोग बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन जो हमारे पास में आएगा, एक खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है। खरीदी मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, जो बिक्री मूल्य का कितना है 96%। तो सपोज कर लो हमने सेलिंग प्राइस कितना मान लिया 100 मान लिया। इसने क्या बोला है, यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का मतलब ऑफ, यदि खरीदी मूल्य, खरीदी मतलब कॉस्ट प्राइस, यदि खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है, तो खरीदी मूल्य जो है बिक्री मूल्य का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो खरीदी मूल्य जो है, ये रहा खरीदी मूल्य, ये रहा बिक्री मूल्य, इसका क्या है 96%। खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य का 96% है, तो मैंने मान लिया 100 है, तो यहाँ लिख दिया 100 इंटू में 96, ठीक है, और ये परसेंटेज से 100 कट गया, तो CP इज इक्वल टू कितना आ गया 96। अगर अभी किसी को लग रहा हो कि बहुत तेज़ी से जा रहे हैं तो दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैथ्स हम आराम से पढ़ लेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान देना, आगे उसने क्या पूछा है, तब लाभ का प्रतिशत बताइए, प्रॉफिट परसेंट बताइए। एक बात ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति 96 रुपये में चीज़ खरीद रहा है और 100 रुपये में बेच रहा है, तो बताओ कितना फायदा हुआ, 4 का। कितने का फायदा हुआ, 4 का। अब ध्यान देना, 4 रुपये का हुआ प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस कितना 96 मल्टीप्लाई बाय 100, 4 से काट दो, 4 दूना 8, 4 चौके 16, 4 छंगे 24, 4 दूना 8, 4 पंजे 20। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 25/6। तो परसेंटेज में आएगा, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, मतलब मैथ्स के सिंपल क्वेश्चन है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मैथ्स के तीनों क्वेश्चन क्या हैं, सिंपल आए। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल्यांकन करो 450 का 28%, 450 का 28% प्लस 280 का 45%। ध्यान देना दोस्तों, सीधा सीधा क्वेश्चन है, का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। 450 इंटू में 28 क्या कर दें 100 कर दें, प्लस 280 इंटू में कितना हो जाएगा 45 में कितना हो जाएगा 100। अब इसका एलसीएम लेकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो मैथ्स के तीनों क्वेश्चन क्या हुआ है, ईजी हुए। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत दिक्कत वाला, समस्या वाला, बहुत समस्या इसमें उन बच्चों के लिए जिन्होंने थोड़ा सा डीप नॉलेज नहीं लेके गए। NPCDCS, मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि शुरू की 5 यूनिट बहुत ईजी है, बात की भी ईजी है, लेकिन आपके सारे के सारे फेफड़े बाहर आते हैं पढ़ते टाइम पे। कारण उसके पीछे का मैंने आप लोगों को बताया कि नया है तो प्रॉब्लम आती है, एकदम से हर बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। अब ध्यान देना, जैसे मैं जो भी जेन्युइन बातें होंगी ना वही आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन मेरा खुद का गलत हुआ है दोस्तों 2020 में, एकदम से मिस हो गया, याद ही नहीं आया। ध्यान देना, ठीक है। तो ध्यान देना, नेशनल प्रोग्राम फॉर, यहाँ पर C वर्ड आ रहा है, यहाँ D आ रहा है, यहाँ C आ रहा है, यहाँ S आ रहा है। अब पहली बात तो अगर मैं हिंदी में बात करूँ, पहले हिंदी में बात कर लेता ताकि दिक्कत ना आए अपने को इंग्लिश में। कैंसर, C से क्या हो गया कैंसर, D से क्या हो गया अपने पास में मधुमेह डायबिटीज़, फिर C से हमारे पास क्या हो गया कार्डियोस्ट्रोक। तो कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर और एंड स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक। तो नेशनल प्रोग्राम फॉर कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर एंड स्ट्रोक, सिर्फ इतना लिखना था। यहाँ पर उसने क्या बोला NPCDC का फुल फॉर्म लिखिए। ये किसका संक्षिप्ताक्षर है? आपको यहाँ से एक बात समझ में आई कि पेपर नंबर 3 में हमको संक्षिप्ताक्षर करके जाना है, एब्रीविएशन करके जाना है। बोलो बात समझ में आ गई क्या? सब कुछ अच्छा दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं, डेंगू ज्वर किसके कारण होता है? तो डेंगू ज्वर जो है आप सभी को पता है मादा एडीज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो दूसरी बात हम लिख देंगे वायरस जनित बीमारी है, वायरस जनित बीमारी है। तीसरी बात हम यहाँ लिख देंगे, अगर पॉइंट कॉमा कर करके भी लिख सकते हो कि भैया इसमें जो प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स हमारे पास में प्लेटलेट्स होगी, उसकी क्या हो जाएगी कमी, उसकी कमी। बोलो बात समझ में आ गई क्या? प्लेटलेट्स की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। क्लियर हो गया? चलो आगे आते हैं डेंगू ज्वर के बाद में। अब अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा टफ है। देखो
ये टफ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना का अंग बताइए। आयुष्मान भारत योजना अंग है। अब एकदम से आप क्या आयुष्मान भारत योजना के बारे में डिटेल पढ़ के चले जाओ, कोई सी भी बुक उठा के देखो आप, उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि आयुष्मान भारत योजना अंग है किसका, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तो यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ आयुष्मान भारत योजना इज द पार्ट ऑफ स्वास्थ्य मंत्रालय का अंग है ये, पहली बात। दूसरी, जिस दिन चालू हुई, आपको बताना डेट कमेंट करके कि इस दिन चालू हुई थी सर, कितने लोगों को मिलेगा लाभ, किन किन लोगों को मिलेगा, कितने पैसे तक का लाभ मिलेगा, ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है। अगली बार के लिए मैं आपको एक हिदायत दे रहा हूँ कि आयुष्मान भारत योजना को आप हल्के में न लें, और मध्य प्रदेश में जो निरामयम योजना चला के रखी है मामा जी के द्वारा, उसको भी आप अच्छे से कंप्लीट करके चलें। बोलो क्लियर होगी बात? आगे आते हैं। अगला है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम क्या है? करंट अफेयर क्वेश्चन। करंट अफेयर पे आपको काम करना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, पेपर नंबर 3 के लिए, पेपर नंबर 2 के लिए, पेपर नंबर 1 के लिए, पार्ट बी के लिए। इकोनॉमी तो वैसे भी करंट अफेयर पर बेस्ड है। अभी इसने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम पूछ ली, तो जो आपने प्री के टाइम पे पढ़ी है उन चीज़ों को आप दिमाग में बिठा के रखें, उन्हें भूले नहीं। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की थीम आप लोगों को कमेंट करके बतानी है। अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बता सकते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला है जैव प्रौद्योगिकी में सुनहरा रंग किसका प्रतीक है? जैव प्रौद्योगिकी में जो सुनहरा रंग है वो किसका प्रतीक है? ये उन्होंने अगला क्वेश्चन किया। अब बायोटेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 7 में हमारे पास सिलेबस में दे रखी है जैव प्रौद्योगिकी। इस साल प्री में क्वेश्चन भी पूछा था उन्होंने, बीटी बैंगन, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ये सब क्या है? जैव प्रौद्योगिकी ही प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखना। तो सुनहरा रंग जो है जैव सूचना, बायो इन्फॉर्मेशन, जैव सूचना, जैव सूचना का भंडारण कैसे करना है, जैव सूचना का वितरण कैसे करना है, इन सब से संबंधित है ये। और सर ये क्या चीज़ है, आप क्यों बता रहे हो? हमको समझ नहीं आ रहा है, दिमाग हमारा ख़राब हो गया है, यहाँ माथा हमारा काम नहीं कर रहा है। दोस्तों इसमें हरा कलर, इसमें नीला कलर, इसमें येलो कलर, इसमें वाइट कलर, इसमें ब्राउन कलर, सब कुछ होता है। लेकिन अभी आपको पहले ये तो पता हो कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। कहाँ से क्वेश्चन आया? बायोटेक्नोलॉजी से। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन नीला कलर, पीला कलर, भूरा कलर, हरा कलर, सफ़ेद कलर, सबसे आएगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो ध्यान रखें ये जैव सूचना से संबंधित है, लेकिन अभी हमको इसको डिटेल पढ़ना है। बस आप ये ध्यान रखें बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया है। अगला एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। IUCN की बात करी उसने, यही है क्या IUCN? नहीं दोस्तों रुको थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ गया। इसरो द्वारा विकसित 5 व्हीकल पीढ़ियों के बारे में बताइए। इसरो ने जो व्हीकल लॉन्च किए थे हमारे, 5 पीढ़ियाँ, उनको बताना है। तो आपने प्री में पढ़ा है SLV, आपने पढ़ा है ASLV, आपने पढ़ा है PSLV, और आपने पढ़ा है GSLV, और अभी हमारे पास में RSLV जो है उस पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हमने एक और लॉन्च किया है, SSLV, है ना। अब सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और रीयूजेबल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ध्यान देना, ये भी वर्तमान में OneWeb के 36 उपग्रह भी छोड़े, आपको पता हो, प्री में आपने पढ़ा हो तो। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मैं बैठा हूँ आप लोगों को बिल्कुल सारी चीज़ें क्लियर क्रिस्टल कर दूंगा, सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ भी, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला हमारे पास में महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करेंगे? तो महासागरीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करोगे? तो महासागर ओशियन की बात कर रहा है, ओशियनिक एनर्जी की बात कर रहा है, उससे आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी बनानी है। तो आप जो ज्वार तरंगे आती है महासागर में, ज्वारी तरंगे आती है कि नहीं, उसके जरिए आप ऊर्जा प्राप्त करोगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि महासागर में उत्पन्न ज्वारी तरंगों के द्वारा हम लोग क्या करेंगे? महासागरीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन, दिक्कत वाली बात नहीं। अगले आते हैं ऊर्जा प्रबंधन। अब से आप क्या समझते हैं ऊर्जा प्रबंधन? अब पहली बात तो ऊर्जा और प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट। पहली बात तो आपके यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन कितना हो रहा है, दूसरा आपके यहाँ पर खपत, कंजम्पशन कितना है, इसका मतलब प्रोडक्शन कितना है। देश में उत्पादित ऊर्जा और उसकी खपत के बीच में प्रबंधन करने की क्रिया को ऊर्जा प्रबंधन कहा जाता है। सर ऐसा क्यों? एक बात बताइए, आपके घर में 2 रोटी बनी है, आप उसका प्रबंधन कैसे करोगे? 2 लोग खाने वाले हैं, एक रोटी खाओगे, प्रबंधन करना पड़ेगा ना, मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। और अगर कोई आपके घर में, आपने 4 लोगों का खाना बनाया, अगर मेहमान आ गया कोई, तो क्या करेंगे आप? आपके पास प्रोडक्शन तो उतना ही है ना। तो ऊर्जा, देश में जितनी भी ऊर्जा उत्पादित है और जितना उसका खपत है, उसके बीच में प्रबंधन करना क्या कहलाता है? ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। इसकी अलग अलग डेफिनेशन बनाई जा सकती है, उन पर सब पे डिस्कस करेंगे। अभी ये किसका क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है
अपनी एनर्जी और मैनेजमेंट वाली यूनिट से। अगला है ऊर्जा संरक्षण द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलेगी। ऊर्जा संरक्षण के द्वारा ऊर्जा रणनीतियों में कैसे सहायता मिलेगी। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, प्लानिंग में कैसे हेल्प करेगी। किसी चीज़ को यदि आप रिजर्व करके रख रहे हो, किसी चीज़ को यदि आप बचा के रख रहे हो, किसी चीज़ का आप संरक्षण करने का काम कर रहे हो, तो आप रणनीति नहीं बना रहे क्या। तो ऊर्जा प्रबंधन के माध्यम से, ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से, ऊर्जा के एकीकरण के माध्यम से, ऊर्जा की क्षमता बढ़ा करके कहीं ना कहीं हम उसकी रणनीतियों में हेल्प करेंगे। तो ये हमको ध्यान रखना है कि ऊर्जा से। फिर अगला क्वेश्चन है, अगला IUCN नहीं, हाँ हो गया ना, ठीक है। तो महासागरीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण, ये तीनों क्वेश्चन एनर्जी से थे। अगला है IUCN और UNEP का फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, सिंपल क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछा। UNEP का यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, प्री में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा इन्वायरमेंट। कई लोग क्या करते हो, रोज सर प्री में डिटेल में पढ़ाइए, एक हफ्ते में यूनिट खत्म कर दीजिए। खत्म कर दिए एक हफ्ते में यूनिट। बच्चे के दिमाग में स्टोर हुआ क्या, वो नहीं हुआ ना स्टोर, कैसे करेगा बच्चा। वो यहीं कंफ्यूज हो जाएगा, सर मेरे को तो कंफ्यूजन हो गया, मुझे तो फुल फॉर्म ही याद नहीं था। कैसे करेगा बताओ आप। अगला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यही था क्या, हाँ सतत विकास। बहुत सिंपल क्वेश्चन, पटवारी में भी बहुत सारे बच्चों के इसमें आया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की बात कर रहा है। धारणी विकास भी बोलते थे कई बार। धारणी विकास वर्ड पहली बार ब्रटलैंड रिपोर्ट में 1987 के आसपास यूज हुआ था। सतत विकास का मतलब होता है वर्तमान की आवश्यकताओं को इस तरीके से पूरा करना, या फिर आप ऐसा बोले प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आया क्या हुआ। सतत विकास नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना, प्राकृतिक संसाधन का इस तरीके से इस्तेमाल करना कि वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को भी पूर्ति की जा सके। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई ये होता क्या है, इसका यूज़ क्यों कर रहे हैं। एक बात बताओ, बक्सवा के जंगल काटे जा रहे हैं, आज तो हीरा मिल जाएगा, लेकिन ये जो पेड़ कटेंगे ये क्या हमारे क्लाइमेट को चेंज नहीं करेंगे। तो वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकता तो पूरी हो रही है, लेकिन भावी पीढ़ी की आवश्यकता पूरी हो रही है क्या, नहीं। क्यों, क्लाइमेट पूरा चेंज हो जाएगा ना। अरे बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, सतत विकास वाली। वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करना, ये SSD को खोल के रखो यार तुम। अगला परमाणु ऊर्जा क्या होती है। परमाणु ऊर्जा क्या है, पहले तो बच्चों को समझ में आए कि भाई यहाँ इंग्लिश में क्या लिख रखा है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, और हिंदी में लिखा है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी। पहली बात तो अपने पास में परमाणु क्या होता है वो पता होना चाहिए। महर्षि कणाद के द्वारा ये कहा गया है कि परमाणु सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है, और आगे जाके अलग अलग लोगों ने, रदरफोर्ड जैसे लोगों ने इसके नाभिक की खोज करी और न्यूक्लियस। तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित ऊर्जा परमाणु ऊर्जा कहलाती है। यह नाभिक की विखंडन और नाभिक की संलयन के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। तो एटम के न्यूक्लियस में जो हमारे पास एनर्जी है उसको हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी बोलेंगे, और इसको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। बात क्लियर हो गई।